गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग अपनी तैयारी में एक बार पुनः लगे हुए होंगे, क्योंकि आपके मई में यूपीएससी के एग्जाम है और आपका यूपी पीसीएस 2025 का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी अक्टूबर में होने वाला है। खासतौर से हम आईएएस के लिए तो अभी आपके पास जो 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने से भी कम समय है, बट एक और आगे का जो एग्जाम आपके हाथ में है जो काफी समय है, और खासतौर से वो बच्चे जो कुछ ही महीने पहले एग्जाम तैयारी शुरू की हो या भी जस्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है प्री निकालने का और आगे मेंस में अपीयर होने के लिए। देखिए अक्टूबर में एग्जाम है और मेरे जहां तक जहन में है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना जल्दी नोटिफिकेशन आ जाना और फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया शुरू होना और उसके बाद 6-7 महीने का समय मिलना। वैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, वो अलग बात है कि फॉर्म फिलअप हो गया, सबमिट हो गया और एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड हुआ हो, लंबा समय मिल गया हो, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म फिलअप करें और उसके बाद डेट डिक्लेयर हो कि अक्टूबर में एग्जाम है, तो क्लियर आपके सामने दिख रहा है कि 7 महीने का एक अच्छा अवसर है। लेकिन हाँ, साथ में आपसे ये कहेंगे कि 7 महीने अभी है नहीं है, केवल 7 महीने ही है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको 7 महीने कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और यही गलती होती है जब आप प्री से चूकते हैं। होता क्या है कि आपको लगता है कि समय बहुत ज्यादा है और इस एग्जाम के डेप्थ को नहीं समझ पाते कि हमको इस एग्जाम की तैयारी को पूरा करने में समय कितना लगेगा, अगर प्री का रिवीजन भी करना है तो समय कितना लगेगा, और वही टाइम मैनेजमेंट फेल कर जाता है। तो आपको ऐसा एग्जाम के समय लगता है कि काश 2 महीने पहले और शुरू किए होते तो बड़ा अच्छा रहा होता, हमने 3-4 महीने पहले सीरियस हुए इसलिए दिक्कत आ गई। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो यूपीएससी दे रहे हैं वो तो बहुत नजदीक है, तो वो रिवीजन की प्रक्रिया में होंगे। हमने कहा कि बहुत नजदीक है, बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी भी 3 महीने हैं, लेकिन 3 महीने बहुत कम होते हैं बच्चों, क्योंकि जब आप रिवाइज करना शुरू करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट जब आप पकड़ेंगे, अब आप सोचे अगर हम पीसीएस की बात कर ले चलिए, तो आप यूपी स्पेशल साथ में अगर आ जाए तो 7-7 सेक्शन है। क्या 1 महीने में हिस्ट्री तैयार करना आसान है? क्या 1 महीने में पॉलिटी तैयार करना आसान है? क्या 1 महीने में ज्योग्राफी तैयार करना आसान है? जब आप एक एक महीने सबको देंगे तो आपको लगेगा तो केवल 7 ही महीने में बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर पहले से तैयारी है तब तो ठीक है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अक्टूबर अभी बहुत दूर है, ये कतई मत सोचिए, केवल 7 महीने हैं यही सोचिए, केवल 3 महीने यूपीएससी के लिए यही सोचिए, क्योंकि 3 महीने में तो आप बिल्कुल पहले का पूरा पढ़ा होगा, तो रिवाइज कर ले, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आए हुए क्वेश्चंस को लगा ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो पीसीएस के बच्चों के लिए हम खास तौर से कहेंगे कि आप अपनी एक प्लानिंग तय कर लें और एक एक सेक्शन, 2 सेक्शन, एक कठिन और एक आसान। देखिए पढ़ने का अपना एक तरीका है। जिन बच्चों की थोड़ी पहले से तैयारी है तो वो क्या कर सकते हैं कि पूरे वीक का एक प्लान बना लिया और सभी सेक्शंस को लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। लेकिन जो लोग अभी कुछ समय ही पहले शुरू किए हैं तो वो सब लेकर चलने में थोड़ा उनका हौच-पच हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप 2 सेक्शन उठाएं। आप एक सेक्शन वो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और एक सेक्शन वो जो थोड़ा सा हार्ड है। 2 रखने से क्या होगा कि जब कभी भी आप थोड़ा सा पजल्ड हुए, थोड़ा सा आप वो बोरियत होने लगी, तो आप अपना इंटरेस्ट वाला सेक्शन उठा लिया, और जब थोड़ा सा फ्रेश है, फ्री है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपने थोड़ा सा जो हार्ड सेक्शन है वो उठा लिया। तो ऐसे 2-2 करके आप 1.5 से 2 महीने का समय अगर आप देंगे तो आप पाएंगे कि बड़े आसानी से आप अक्टूबर से पहले, और 12 अक्टूबर को एग्जाम है तो आपको सितंबर लास्ट की सितंबर तक बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा, ताकि लास्ट के 10-12 दिन आप केवल करंट अफेयर्स बहुत थोड़ा बहुत है तो यूपी स्पेशल पर ध्यान दे सकें। एक बात और है आज पढ़ाने के दरमियान जो हमें अब समझ में आ रहा है कि कथन कारण के क्वेश्चंस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। आप लोग से बहुत बड़ी बार बार गलतियां होती हैं, तो कुछ उसको थोड़ा सा बताने का हम प्रयास करेंगे आपको, और उसको आप देखिए कथन कारण क्वेश्चन को कैसे इजिली सॉल्व किया जाए, क्या गलती ना होने पाए। तो देखिए जब ए और आर के क्वेश्चन आप लगा रहे होते हैं तो हम बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आपको बता दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल भी दे देंगे अभी आपको। देखिए जब आप ए और आर के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो सबसे पहली जो आवश्यकता है, हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। ए और आर 2 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, एक कथन बोलते हैं, एक को कहा बोलते हैं। दोनों आपको पहले सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, मतलब दोनों का फैक्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपके लिए मुश्किल है। तो दोनों फैक्ट्स आपके पास जानकारी हो। हां, इसमें एक विशेष स्थिति है, और वो क्या है, ऐसा जब तक अभी तक जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उस हिसाब से बता रहे हैं, कुछ बदलाव हो जाएगा तो हम नहीं कर सकते।
वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपने दो फैक्ट्स ए और आर दिया है और ए या आर दोनों आपने पढ़ा और उनमें से किसी एक में आप ये कंफर्म है कि ये गलत है। जैसे मान लीजिए आपने ए पढ़ा, फिर उस बाद आर पढ़ा, ए आपको नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आर आप पढ़ा और आपको लगा कि ये श्योर है कि आर गलत है, तो कम से कम अभी तक जिस प्रारूप में क्वेश्चन बनता है ये श्योर है कि ए सही होगा यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में। अगर एक गलत मिल गया उसमें आप श्योर हैं और दूसरा आपको नहीं भी आ रहा है, तब भी कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसमें दोनों गलत है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता यूपीएससी और पीसीएस में। ठीक है, दिक्कत कब आती है? जब दोनों फैक्ट सही होते हैं तब समस्या आती है। तो हम आपको एक एग्जांपल से इसको आपको क्लियर करेंगे। हम आपको वो एग्जांपल देखिए, पहला हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है अभी जस्ट पढ़ाते समय। एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और आर दिया हुआ हड़प्पा सिंधु सभ्यता के 6 महानगरों में शामिल था। अब हमने आपसे कहा पहली चीज क्या है कि आपको यह जानना पड़ेगा ए और आर की सत्यता और असत्यता सही है या गलत है। केवल एक ही कंडीशन है कि अगर एक गलत मिल जाए तो आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि दूसरा सही है ये श्योर होता है और आपका आंसर सी या डी में होगा। अगर एक गलत है तो श्योर है, अब सी होगा या डी होगा डिपेंड करता है ए गलत है या आर गलत है। और अगर आर गलत मिल गया तो पक्का है कि ए सही होगा, अगर ए गलत मिल गया तो पक्का है कि आर सही होगा। ये तो एक पहला स्टेप हो गया जिसमें आपको काफी आसानी हो गई कि हमने ए और आर को अलग अलग पढ़ा। और जब भी आप ए और आर को पढ़े तो इंडिविजुअली पढ़े, एक दूसरे को इफेक्ट ना होने दें, दोनों को तथ्यों को जोड़ने का प्रयास शुरू में ना करें, अलग अलग पढ़े। ए पढ़ा सही है या गलत है छोड़ दीजिए, आर पढ़ा सही है या गलत है, उसके बाद के स्टेप पे हमको आना है। तो मान लीजिए हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज होगा तो बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया गया है, सही है, तो इसका मतलब ए सही हो गया। ठीक, अब इसका मतलब कि हमको आर भी जानना ही पड़ेगा कि सही है या गलत है। दूसरा ना है हड़प्पा सिंधु सभ्यता के 6 महानगरों में शामिल है, ये भी सही है। अगर आप फैक्ट आपके पास है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के 6 महानगर हैं, 3 पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रो, और 3 भारत में है, लोथल, कालीबंगा और बड़ावली, तो ये शामिल है, बिल्कुल सही है। अब अगर दोनों सही है जैसा हमने कहा तो आपका आंसर या तो ए होता है या बी होता है। और दोनों में से केवल एक सही है और दूसरा गलत है, या केवल एक गलत है तो पक्का है दूसरा सही होगा। तो अगर एक भी कोई गलत है इसका मतलब आंसर सी या डी होगा। इस लाइन को हम फिर बोल रहे हैं, अगर ए या आर में से कोई एक गलत है तो ये पक्का है कि दूसरा वाला सही होगा और आंसर सी या डी में से कोई एक होगा। सेकेंड स्टेप आता है कि अगर दोनों सही है तब आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। और एक्चुअली में कथन कांड के क्वेश्चन में आप यही फंसते भी हैं। क्या करते हैं, तब आपको ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग ये देखना है कि क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, तब आपको फैक्ट के साथ साथ आपको उसके कारण को भी जानना पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ए सही होगा कि बी सही होगा, क्योंकि जब ए और आर दोनों सही होते हैं तो आंसर ए और बी में से कोई ना कोई एक होना है। ए में होता है कि दोनों सही और व्याख्या भी है, और बी में होता है कि दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। और सी और डी में आप जान ही रहे हैं, ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है। तो हमने पहले ही बता दिया कि अगर एक गलत हो गया है तो सी और डी में से कोई एक होगा, क्योंकि दूसरा सही होना ही होना है। अब हम लोग आ जाए ए और बी वाले में, तो यहां तो पक्का हो गया कि ए और आर दोनों सही है। अब हमें देखना है कि क्या व्याख्या है या नहीं है। तो अगर आप उसको डेप्थ में नहीं जाने हैं तब यहां पे आप चुप हो जाएगी आपकी, क्योंकि फैक्ट से ऊपर जानना है, कहां भी जानना है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था। द फर्स्ट एक्सकैवेटेड साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में काम किया था। उसमें एएसआई के निदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे। तो अगर ये यहां लिखा होता आर में कि हड़प्पा पहला उत्खनित स्थल है सिंधु सभ्यता का, तब आपका आंसर क्या होता? तो आपका आंसर होता ए। लेकिन चूंकि ये भी सही है ये भी सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर यही आर में लिखा होता कि
सिंधु सभ्यता में हड़प्पा इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था, तो हम आंसर देते ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या है। लेकिन ऐसा चूंकि नहीं लिखा है तो ए भी सही है, आर भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी में मान लीजिए हम आपसे कह देते कि कुछ और कोई फैक्ट, जैसे मान लीजिए हम आर में जोड़ दें कि हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे विस्तृत सैंधव स्थल था, ठीक, और आपको मालूम हो जाए पक्का कि नहीं ये सही नहीं है, तो इसका मतलब पक्का है कि ए सही होगा, तो आपका आंसर सी या डी में से एक होता है। तो जहां ए सही है आर गलत हो जाता, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का एक क्वेश्चन अशोक के समय का है। कथन है, लिखा हुआ है कलिंग विजय के पश्चात आप जान रहे होंगे कि जब कलिंग को जीता था अशोक ने, तो उसने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। क्यों ले लिया ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें। कहां में दिया हुआ है कलिंग को अशोक ने स्वतंत्र कर दिया, ठीक। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, हमें दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग पढ़ना है, सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट, कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया, सही है, पढ़े हुए हैं आप। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका फैक्ट सही हो गया। अब इसको भूल जाइए, सेकंड स्टेप पे आ जाइए। कलिंग को अशोक ने स्वतंत्र कर दिया, क्या ये सही है? नहीं। अशोक ने कहा कि हम भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अशोक ने कलिंग को स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि उसने कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल किया, उसको दो भागों में बांटा, उत्तरी दक्षिणी कलिंग के रूप में, धौलिया, तोसली और जौगढ़ उनकी राजधानियां क्रमशः बनाया। तो उसने स्वतंत्र नहीं किया, इसका मतलब कि ये गलत है। तो अगर मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम होता भी, अभी तो सही हो गया कि भाई ये सही है और आर गलत है, आपका आंसर सी हो गया। ए सही है, आर गलत है, अमूमन ऑप्शन में ही रहता है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस 2024 के प्री में क्वेश्चंस वही ए और आर वाले थे, लेकिन ऑप्शंस उलट पलट के रखे हुए थे। टेंड वाले नहीं थे कि ए में फिक्स था कि ये आंसर है, बी में ये है, सी में ये है, डी में है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था वही कुछ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ था, लिखने के क्रम को ऊपर नीचे कर दिया था। तो बहुत रट के भी नहीं चलना है, सब कुछ वही था लेकिन फिर भी ऊपर नीचे रखा था। तो ए सही है, आर गलत है, जो भी ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा। इसमें भी अगर मान लीजिए आपको ये ना मालूम होता और ये पक्का मालूम है कि कलिंग को अशोक ने स्वतंत्र कर दिया था, नहीं ये गलत है, कलिंग को अशोक ने स्वतंत्र नहीं किया, ये अगर गलत है तो आप ये जान लीजिए कि ये सही ही होगा, चाहे यहां इसके अलावा कोई भी फैक्ट होता। क्योंकि एक गलत मालूम होने का मतलब है कि ए और आर वाले क्वेश्चन में दूसरा वाला सही होना ही होना है, क्योंकि अभी तक के ट्रेंड में दोनों गलत का ऑप्शन होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, या सबसे आप खुशकिस्मत है कि कोई एक गलत हो इन दोनों में से, वो आपको आता हो, दूसरा नहीं भी आता है, आपका काम हो जाएगा, वो सही ही है, ठीक। अगर ये गलत है ये सही होगा, और ये गलत है तो ये सही होगा अभी तक के ट्रेंड से। तो इसमें देखिए ये गलत हो गया, आंसर क्लियर है। अब मान लीजिए यहीं पर आर में लिखा होता कि अब अशोक कलिंग युद्ध में मारे गए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, तो इससे बड़ा दुखी था, बहुत मर्माहत था, बिल्कुल सही है, और इसी वजह से अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया, तो व्याख्या हो जाता है। तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए यहीं पर एक बात और रखें, थोड़ा और टेढ़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए यहां लिखा होता कि कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया, और नीचे लिखा होता अशोक ने अपनी सेना में कटौती कर दी। अब अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप निश्चित समझिए कि आपके दिमाग में यही आएगा, उसने सोचा होगा कि युद्ध भी नहीं करना है और सेना की जरूरत है, थोड़ा सेना कम भी कर दिया जाए, लेकिन ये गलत है, तब भी आर गलत ही है। अशोक ने अपनी सेना में भी कटौती नहीं की। ये दो पॉइंट्स बड़े कंट्राडिक्टरी है। अशोक ने कहा कि युद्ध नहीं करेंगे, हम बहुत दुखी हैं, बड़े लोग मारे गए, लेकिन ना तो उसने कलिंग को स्वतंत्र किया और ना ही अपनी सेना में कोई कटौती की। सुनने में कंट्राडिक्टरी लग रहा है, लेकिन अगर आपको फैक्ट मालूम नहीं होगा तो आप यही सोचेंगे बिल्कुल सही बात है, उसने अपनी सेना में कटौती कर दी होगी क्योंकि उसको भविष्य में युद्ध नहीं करना है। तो फिर कह रहे हैं सबसे पहले ए अलग पढ़िए, सही है या गलत है, आर अलग पढ़िए, सही है या गलत है। पढ़ने के दरमियान अगर एक गलत मिल गया तो आप खुशकिस्मत है, दूसरा सही ही होगा, एक समस्या सॉल्व हो गई, सी या डी में से कोई आंसर हो गया। अगर पढ़ने के दरमियान दोनों सही हो गए तो आपको देखना होगा कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्याख्या कर रहा है तो अमूमन ऑप्शन ए होगा, अब व्याख्या नहीं कर रहा है तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। इसका भी तरीका है, आप क्योंकि या इसलिए लगाकर कर सकते हैं। जैसे अगर यही कहें सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के 6 महानगरों में शामिल था। क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये 6 महानगर में शामिल था? नहीं, हमने पढ़ा है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था।
तो हम क्योंकि लगा ले, या अगर हम इसको पढ़ें और इसलिए लगा ले और इसको जोड़ दे तब भी आ जाएगा। हम मान लीजिए कहें इसी को, इस लाइन को बदल रहे हैं हम कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सही है, तो इसको पढ़ के इसलिए लगा दीजिए या इसको पढ़ के क्योंकि लगा दीजिए। अगर वो व्याख्या है ऐसा आपने पढ़ा है तो आपका काम हो गया। जैसे इसमें कह दे कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया, क्योंकि कलिंग को अशोक ने स्वतंत्र कर दिया। क्या है? ऐसा तो नहीं कुछ है। अब ऐसे तो ये गलत ही है, इसका मतलब हम लोग ए और बी में तो जाना ही नहीं, छोड़ दीजिए। अगर ये भी सही होता तब, अब मान लीजिए हम कहते कि अशोक बहुत दुखी था, बहुत से लोग मारे गए थे, तो हम कहते कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया, क्योंकि कलिंग युद्ध में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, इससे अशोक बहुत दुखी था। क्योंकि बिल्कुल सही है, इसीलिए उसने किया था। या इसको पढ़ेंगे इसलिए उसने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध न करने का निश्चय किया। तो ये कुछ स्टेप्स है। प्राय आप परेशान रहते हैं, कथन कारण क्वेश्चन सर गलत हो जाते हैं, तो बहुत आसानी होगी आपको ये समझने में। इसको आप बिल्कुल देखिए और कल फिर आपको कुछ नई चीजें ऐसे ही लेकर आपको बताते हैं आपको। हाँ, ये जरूर है कि फिर मैं बोलूंगा 7 महीने बहुत कम है। अभी से पूरे 7 महीने का एक चार्ट बना लीजिए, प्लानिंग अपनी कर लीजिए कि कितने कितने समय में कौन कौन से सेक्शंस को कंप्लीट करना है। जो ही आप प्लानिंग करने बैठेंगे तो आपको ये 7 महीने कम दिखाई पड़ने लगेंगे। आपको खुद लगेगा, जब बनाएंगे आप तो आपको लगेगा कि अरे भाई ज्योग्राफी के लिए तो एक ही महीने आ रहा है। तब आपको चिंता होनी शुरू होगी। जब चिंता होनी शुरू होगी तो आप अभी से सीरियस होंगे। और ये एग्जाम 2 महीने पहले सीरियस होने वाला नहीं है। ये एग्जाम साल भर पहले, 2 साल पहले ऐसे सीरियस होने वाला है। आप तैयारी कुछ पहले किए हैं तो अब आप 7 महीने आपके लिए सफिशिएंट होगा, अदरवाइज ये भी कम पड़ जाएगा। तो समय बिल्कुल न गवाएं। आप इस बार का जो प्री का रिजल्ट आया है, 2-4 बहुत से हमारे छात्र हैं जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये नौबत ना आए, क्योंकि बहुत तकलीफ देह होता है। तो ये कमी न रह जाए, हम 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज्यादा रहे वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी से लगना है ताकि अक्टूबर वाला एग्जाम पीसीएस का वो बहुत अच्छा हो। और वैसे जो यूपीएससी का है वो 3 महीने, अब तो आपको केवल रिवीजन और क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।